subscribe my channel. अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले पार्ट 1 में हम ट्रांजिशन मेटल की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स के मुतालिक बात कर चुके हैं, लेकिन कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटेल में लिख चुके हैं और साथ साथ एलॉय फॉर्मेशन के मुतालिक हमने बात नहीं की थी। तो इसी लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए आज हम इनके मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले कलर लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल आयंस या कॉम्प्लेक्सेस का। ट्रांजिशन मेटल आयंस या कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास कलर्ड होते हैं, जबकि दूसरे साइड में जो नॉर्मल या टिपिकल एलिमेंट्स हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके अगर हम केटायन ले लें या इनके एनायंस ले लें या ऑक्सीनाइन, मतलब अगर ऑक्सीजन के साथ इनका बॉन्ड है और इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे हमारे पास कलरलेस हैं। जबकि दूसरे साइड पर ट्रांजिशन मेटल चाहे डी ब्लॉक वाले हैं या ए ब्लॉक वाले, इनके केटायंस एनायंस की सूरत में तो ये मिलते नहीं, क्योंकि मेटल है और मेटल तो केटायन की सूरत में होते हैं। और ऑक्सीनाइन ये हमारे पास इनके कलर्ड होते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, ट्रांजिशन मेटल के केटायन कलर्ड हैं जबकि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के केटायन कलरलेस हैं, या ऑक्सीनाइन के कलर्ड है और उनके कलरलेस हैं। इसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, फिर माइक्रोवेव्स होते हैं, फिर इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। इनकी अगर एनर्जी हम देख लें, एनर्जी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज की और सबसे कम जो है इसमें रेडियो वेव्स की है। तो जो कंपाउंड या आयन हमारे पास इसी पॉइंट पर यानी विजिबल पोर्शन को अगर एब्जॉर्ब कर लें तो वो आपके साथ कलर निकल आएगा। लेकिन जो कंपाउंड या आयंस वगैरह विजिबल से उधर अगर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या इधर एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो वो कलरलेस होगा। ट्रांजिशन मेटल के केस में कलर इसलिए निकल आता है क्योंकि वो विजिबल पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रीजन में तकरीबन एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। ये सारे विजिबल के अलावा ये तो आईज के लिए कोई परसेप्शन नहीं रखते, आईज को डिटेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ विजिबल पोर्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये विजिबल जो है ये 7 कलर पर मुश्तमिल होता है, वेबपीआर जिसे हम कहते हैं। इसमें एनर्जी जो है इसी डायरेक्शन में डिक्रीज होती है या वेवलेंथ इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। वेवलेंथ रेड का ज्यादा होता है जबकि वायलेट का कम, और ये तकरीबन 400 नैनोमीटर से लेकर 750 या 800 नैनोमीटर तक होते हैं। तो कलर कैसे निकल आता है इनको समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है या आयन है, तो इस पर ये जो पोर्शन हम पास करेंगे, तो ट्रांजिशन मेटल आयन या कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इससे थोड़ा बहुत हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। मसलन वायलेट इन्होंने एब्जॉर्ब किया, तो बकाया हिस्सा जो है ये हमारे पास क्या होता है, यानी V को निकाल के I से लेकर रेड तक हिस्सा इससे क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो हिस्सा इसी मेटल आयन या कॉम्प्लेक्स से रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होता है, वही हिस्सा इसी कंपाउंड का कलर होता है। और इनकी कॉम्बिनेशन से जो कलर हमारे पास बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एक थोड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब किया, बकाया निकल चुका है, ट्रांसमिट हो चुका है, तो ये जो ट्रांसमिशन वाला हिस्सा है इसके कलेक्शन से जो कलर हमारे पास हासिल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है।
और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है इसी ट्रांजिशन मेटल आयन या कंपाउंड जो भी है इसका ये कलर होगा। अल्ट्रावायलेट रीजन में एस और पी ब्लैक एलिमेंट की ऑब्जर्वेशन करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गेप जो है एस और पी ब्लैक एलिमेंट में ये ज्यादा है, तो इसको ज्यादा एनर्जी दरकार होगी अपर शेल में लाने के लिए। इसी वजह से अल्ट्रावायलेट रीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं क्योंकि इसी डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा है। और ट्रांजिशन मेटल के केस में चूंकि डी टू डी ट्रांजिशन होती है और डी डी ऑर्बिटल्स के दरमियान एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए वो कम हिस्सा वहां से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यहां से जो हिस्सा इन्होंने एब्जॉर्ब किया था ये मसलन ट्रांजिशन मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स हैं, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक डी ऑर्बिटल जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में इसी तरह ये स्प्लिट होता है कि 3 ऑर्बिटल जो है ये नीचे आ जाते हैं, T2G ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं, और 2 ऊपर, यानी यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर ऑर्बिटल और ये dxy, dxz और dyz ऑर्बिटल T2G, मतलब ट्रिपली डीजेनरेट है, इनकी एनर्जी सेम है और ये दो जो है डबली डीजेनरेट है। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स की इसी तरह होती है। तो यहाँ पर ये जो डी ऑर्बिटल्स है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मसलन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी शेल को आएगा, इसी ऑर्बिटल को आएगा अगर ये विजिबल पोर्शन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर ये गैप कम होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन से एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है, इसी वजह से विजिबल से एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं क्योंकि अपना डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो चुका है तो एनर्जी गैप कम होगा, इसी वजह से विजिबल से एब्जॉर्प्शन करेगा। ये एब्जॉर्प्शन करेगा, मसलन वायलेट हमने यहाँ पर लिया था, वायलेट को एब्जॉर्ब किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, बकाया जो लाइट है वो इससे ट्रांसमिट हो जाएगा, जो कि इसी कंपाउंड के अंदर ये जो डी ऑर्बिटल है ये हमारे पास क्या होगा, कलर्ड होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये 10⁻⁸ सेकंड तक स्टे करता है, तो ये वापस दोबारा आएगा। तो इनमें जो एनर्जी मौजूद थी वायलेट में ये एब्जॉर्प्शन कर चुका है, तो अब एनर्जी ये लॉस करेगा वायलेट रीजन में, तो अब ये वायलेट कलर इसके साथ क्यों नजर नहीं आता, या मसलन ब्लू हिस्सा एब्जॉर्ब किया था अपर ऑर्बिटल में आ चुका है, वापस आ रहा है तो ब्लू हिस्सा लॉस करेगा, लेकिन वो ब्लू यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो वो क्यों? असल में एक लॉ है हमारे पास, स्टोक्स लॉ, उसी के मुताबिक मसलन ये जो ऑर्बिटल्स या शेल हैं, एक इलेक्ट्रॉन मसलन यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पर प्रमोट होता है, अब जब ये वापस एनर्जी रिलीज करता है तो ये एनर्जी जो है ये हमारे पास लॉस एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी से कम होती है। एब्जॉर्ब इन्होंने यहां से लेकर यहां तक की थी और ये लॉस ऑफ एनर्जी जो है ये एब्जॉर्प्शन से कम होती है, यानी एब्जॉर्ब एनर्जी जो है ये हमारे पास ग्रेटर होगी कंपेयर टू लॉस एनर्जी। अब अगर लॉस एनर्जी कम है, यहाँ पर ये विजिबल रीजन है, इससे अगर हम एनर्जी कम कर लें तो ये तो इंफ्रारेड में आएगा। अब इंफ्रारेड का तो कोई कलर नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होती है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो लॉस एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी से कम होती है। विजिबल में एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो लॉस करेगा ये इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड हमारी आईज के लिए परसेप्शन नहीं रखती, इसी वजह से हम इंफ्रारेड को यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक एब्जॉर्ब एनर्जी जो है ये ज्यादा होगी लॉस एनर्जी से। अब ये लॉस एनर्जी या थोड़ी बहुत एनर्जी किधर गई? देखिए यहाँ पर जो सैंपल हमने लिया था ट्रांजिशन मेटल आयंस है, मसलन सॉल्वेंट के अंदर है, वाटर है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी सॉल्वेंट इससे एब्जॉर्ब कर लेता है, या मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करता है, मॉलिक्यूल के बॉन्ड जो है, एटम जो है ये वाइब्रेशन करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने शायद कहीं पर पढ़ा हो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वो वाइब्रेशन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एनर्जी जो हमारे पास कम आई थी वो किधर गई? वो मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स वगैरह ने वाइब्रेशन के लिए इस्तेमाल की, यानी ये कन्वर्ट हो गई वाइब्रेशनल एनर्जी में। तो वाइब्रेशनल तो इंफ्रारेड में होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि विजिबल में अगर ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो लॉस एनर्जी जो है ये इंफ्रारेड रीजन में निकल आएगी। ट्रांजिशन मेटल के केटायन की हमने बात की थी, मिसाल के तौर पर कॉपर +2 है हमारे पास, ये ब्लू इन कलर होता है, या टाइटेनियम +3 है, ये पर्पल कलर में होता है, या वेनेडियम +3 है, ये ग्रीन होता है, ये इनके केटायन हैं। ऑक्सीनाइन अगर हम ले लें डाइक्रोमेटाइन है, ये हमारे पास ऑरेंज होते हैं, या क्रोमेटाइन है, ये येलो होता है, या परमैंगनेटाइन है, ये पर्पल होती है। जबकि बाज कलरलेस भी हो सकते हैं, मसलन रीनेटाइन है, पररीनेटाइन, परमैंगनेटाइन पर्पल, जबकि पररीनेटाइन हमारे पास कलरलेस है। इसके मुतालिक भी बात करेंगे क्यों कलरलेस है। अगर हम इनके डी ऑर्बिटल्स को देखें, कॉपर के डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी तरह टाइटेनियम के डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम के डी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन अदर हैंड कुछ ऐसे केटायंस भी हैं हमारे पास, मसलन कॉपर +1 है, ये कलरलेस है, या टाइटेनियम अगर हम +4 ले लें तो ये भी कलरलेस है, या वेनेडियम +5 ले लें तो ये भी कलरलेस होता है। तब सवाल पैदा होता है कि ये वाले कलर क्यों हैं? ये भी ट्रांजिशन मेटल के केटायन और ऑक्सीनाइन हैं, जबकि ये वाले और ये परमानेंट वगैरह ये कलरलेस हैं। अगर हम इनके डी ऑर्बिटल देखें, कॉपर +1 के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ d0 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम d0 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये निकल आया कि अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है ये कलरलेस होगा, अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अप टू 9 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा। और अगर इसी डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारे पास कलरलेस होगा। अब 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन क्यों जरूरी है? यहाँ पर स्प्लिटिंग में हमने बात की ऑक्टाहेड्रल के केस में कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ ये डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल है, डी टू डी ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं। तो डी टू डी ट्रांजिशन के लिए चाहिए कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर ये सारे 0 हैं, इनमें 0 इलेक्ट्रॉन है तो कलरलेस इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कि वो विजिबल पोर्शन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। या अगर D10 है, सारे फील्ड है तो ट्रांजिशन किधर होगी? ट्रांजिशन नहीं हो सकती, जो कि जरूरी है ये ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। इसी वजह से D10 कलरलेस और D0 जो है ये वाला कलरलेस होता है। D9 तक 1 से लेकर 9 तक अगर डी में इन 5 डी में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ट्रांजिशन हो सकती है, विजिबल पोर्शन से ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, तब इनका कलर निकल आएगा। अगर ये 2 केसेस हैं तो ये कलरलेस होगा क्योंकि इसमें ट्रांजिशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये जो डी ऑर्बिटल है, इससे पहले मैंने बात की थी इसके मुताबिक D0 है, ये वाला D0 है और साथ साथ ये वाला भी D0, पर इनेटाइन में ये वाला भी D0 है। D0 वाले यहाँ पर ये कलर है जबकि यहाँ पर ये कलर नहीं है, तो वो इसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर इसके साथ जो लिगेंड अटैच है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीनाइन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये डी ऑर्बिटल्स है मसलन जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है और ये चूंकि चार ऑक्सीजन है इसके साथ, ये तो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग इस तरह होती है कि 3 ऑर्बिटल जो हैं
एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड वाली ये ऊपर, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाले नीचे होते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल के केस में इस तरह होती हैं कि 2 ऑर्बिटल जो हैं यानी ये Eg ऑर्बिटल जो हैं वो नीचे, जबकि T2G ऑर्बिटल जो हैं ये अपवर्ड होते हैं। इसके मुतालिक अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे कैसा क्यों होता है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन लिगेंड है ये टेट्राहेड्रल है, ये तीनों, इसमें ऑक्सीजन लिगेंड जो है यहाँ पर मसलन इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक जंप कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रांजिशन इसमें होगा, मतलब यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इसी डी ऑर्बिटल में आ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना या चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट। यहाँ से नेगेटिव चार्ज इसी T0 में आएगा, या यहाँ पर ये मसलन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पर प्रमोट हो सकते हैं, ये ट्रांजिशन कर सकते हैं, ये भी विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन करेगा। ऑक्सीजन का नीचे इसलिए लेगा क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कम है, तो मसलन इसी डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है तो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, और यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स का साइज चूंकि बड़ा है तो वो अपवर्ड एनर्जी होगा, इसलिए ऊपर लेगा। और यहाँ पर ये जो क्रोमेट या मैंगनेट आयन है इसमें क्रोमियम और मैंगनीज का 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल। ये कलरलेस क्यों है? रिनेट आयन जो है यहाँ पर रेनियम का 5d ऑर्बिटल है, 5d। तो मसलन यहाँ पर ये ऑक्सीजन या लिगेंड के ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये रेनियम का 5d ऑर्बिटल है। तो 5d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन लिगेंड इनके दरमियान गैप बहुत ज्यादा होगा क्योंकि 5d है, यहाँ पर ऑक्सीजन ये 3d है। तो लिगेंड के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर इनके दरमियान गैप बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। या अगर आ भी आ जाए, अगर आ जाए इलेक्ट्रॉन तो विजिबल के बाद अल्ट्रा वायलेट है, तो विजिबल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक नहीं ला सकता, इनके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी वजह से ये पर रिनेट आयन जो है ये हमारे पास कलरलेस होते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स नीचे और 2 ऑर्बिटल्स अपवर्ड ऑक्टाहेड्रल के केस में इनके दरमियान ये जो गैप है इसे हम डेल्टा O से जाहिर करते हैं और इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, इसी डायरेक्शन में मसलन एनर्जी बढ़ रही है। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है मुख्तलिफ फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर एक तो ये नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पर स्प्लिटिंग जो है इनका एनर्जी गैप बहुत कम होगा। अगर डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कम है तो गैप बहुत ज्यादा होगा। मसलन हमारे पास D9 इलेक्ट्रॉन है तो गैप कुछ इस तरह होगा ऑक्टाहेड्रल के केस में, या अगर D3 इलेक्ट्रॉन है तो गैप कुछ इस तरह होगा, यानी गैप बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू है ये हमारे पास ज्यादा होगी। अगर डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो गैप कम होगा, अगर डी में इलेक्ट्रॉन कम है तो ये गैप ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन और ये जो गैप है इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अब हमें पता है कि विजिबल पोर्शन में वेवलेंथ जो है ये इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, तो गैप अगर कम है, गैप कम है तो इसको कम एनर्जी की जरूरत होगी, तो यहाँ पर ये रेड या ऑरेंज जो है ये एब्जॉर्ब करेगा, बकाया जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा।
यानी एब्जॉर्प्शन जो है ये वॉल्यूट से रेड की तरफ जाएगी, क्योंकि रेड की एनर्जी कम है और यहाँ पर ये स्प्लिटिंग वैल्यू जो है ये कम है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन कम है तो ये गैप ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा तो इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो ज्यादा एनर्जी जो है ये वॉल्यूट वगैरह की है, तो एब्जॉर्प्शन जो है ये इसी डायरेक्शन में होगा और ट्रांसमिशन जो है ये उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं ये डेल्टा ओ वैल्यू। स्प्लिटिंग जितना ज्यादा है एनर्जी ज्यादा दरकार होगी और ज्यादा एनर्जी जो है इसमें वॉल्यूट वाली की है। स्प्लिटिंग अगर कम है, डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसको कम एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये रेड ऑरेंज की तरफ ये एब्जॉर्प्शन करेगा, बकाया हिस्सा जो है ये ट्रांसमिट करेगा। दूसरा, ये लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक साइनाइड आयन जो है इसकी फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये अमोनिया से ज्यादा है और अमोनिया की ज्यादा है वाटर से। तो अगर यहाँ पर लिगेंड डियर मेटाल्स के साथ साइनाइड आयन है तो ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो हमारे पास ये जो कलर इसका निकल आएगा। स्प्लिटिंग ज्यादा है तो यहाँ पर साइनाइड के केस में एब्जॉर्प्शन वॉल्यूट की तरफ होगा, जबकि वाटर के केस में वाटर स्प्लिटिंग कम पैदा करता है। स्प्लिटिंग कम है तो वाटर के केस में एब्जॉर्प्शन जो है ये रेड की तरफ आएगी, जबकि अमोनिया की दरमियान में होगी, क्योंकि इसकी फील्ड स्ट्रेंथ साइनाइड और वाटर के दरमियान है। तो फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा है गैप ज्यादा पैदा करेगा, गैप ज्यादा पैदा करेगा तो ज्यादा एनर्जी दरकार होगी इलेक्ट्रॉन को वहां से जाने के लिए, तो वॉल्यूट की तरफ इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, बकाया हिस्सा ये ट्रांसमिट करके आपको कलर देगा। अगर फील्ड स्ट्रेंथ कम है, फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो एब्जॉर्प्शन जो है ये रेड की तरफ जाएगी, बकाया ये वाला हिस्सा लास्ट करके आपको कलर देगा। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर हम कोबाल्ट ले लें, इसके साथ मसलन वाटर अटैच है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव 3 सूरत में NH3 ले लें, पॉजिटिव 3 है, और साइनाइड आयन ले लें -3। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें देखिए कोबाल्ट पॉजिटिव 3 है, कोबाल्ट पॉजिटिव 3, यहाँ पर भी कोबाल्ट पॉजिटिव 3, ऑक्सीडेशन स्टेट उनका सेम है। ये वाली जो है एब्जॉर्प्शन वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, इसकी एब्जॉर्प्शन जो है इसी डायरेक्शन में होगी, तो वाटर की ऑरेंज हिस्सा जो है ये एब्जॉर्ब करता है, ये मसलन इसकी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है एब्जॉर्प्शन, जबकि अमोनिया जो है ये ग्रीन ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब ग्रीन ब्लू। और साइनाइड है यहाँ पर कोबाल्ट पॉजिटिव 3 के साथ अटैच है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन इसी डायरेक्शन में होगी। ये हमारे पास एब्जॉर्ब करता है वॉल्यूट को, वॉल्यूट को एब्जॉर्ब करता है। ये तो इनकी एब्जॉर्प्शन। अब इनका कलर क्या होगा, ऑरेंज का कंप्लीमेंट्री कलर जो है ये हमारे पास ग्रीन ब्लू है, तो इसी कॉम्प्लेक्स का कलर हमारे पास ग्रीन ब्लू निकल आएगा, जबकि यहाँ पर ग्रीन ब्लू का जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो ऑरेंज है, तो इसका ऑरेंज निकल आएगा, जबकि वॉल्यूट का कंप्लीमेंट्री कलर जो है ये येलो ग्रीन है, तो इसका कलर हमारे पास क्या निकल आएगा, येलो ग्रीन ही निकल आएगा। तो ये इसी वजह से क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये चेंज हो रहा है, तो फील्ड स्ट्रेंथ डेल्टा नॉट वैल्यू को चेंज कर रही है, डेल्टा नॉट की वजह से कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डेल्टा नॉट नहीं सॉरी डेल्टा ओ वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो डेल्टा ओ वैल्यू के साथ हमारे पास कलर चेंज हो रहा है। तो फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कलर, और डेल्टा ओ वैल्यू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड कर रहा है। और इसके अलावा ये ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर भी डिपेंड करता है।
ज्योमेट्री। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो एक कलर निकल आएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो एक और कलर निकल आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसी केस में कोबाल्ट पॉजिटिव 2 है, यहाँ पर कोबाल्ट पॉजिटिव 2 है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, जबकि ये वाला जो है ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल के केस में इसी कॉम्प्लेक्स का एक कलर होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल के केस में इसी का कलर जो है ये से मुख्तलिफ होता है। मतलब ये ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर भी डिपेंड कर रहा है। ज्योमेट्री चेंज होती है तो कलर चेंज होता है, इनका मुख्तलिफ कलर होगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल हैं। इसी तरह मैंगनीज अगर ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, इसके कॉम्प्लेक्सेस पे इनका कलर जो है ये चेंज होगा। तो ये एक तीसरा पॉइंट था। चौथा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मसलन कॉपर है तो कॉपर +1 कलरलेस है, जबकि कॉपर +2 जो है ये हमारे पास कलर्ड है, क्योंकि +1 में ये D10 है, जबकि यहाँ पर इसी केस में ये D9 है, इसलिए कॉपर +2 ब्लू इन कलर होता है। या वेनेडियम है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये कलरलेस होता है, और अगर +4 +3 +2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका तो ये कलर होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो 3-4 फैक्टर हो गए जिन पर कलर डिपेंड करता है। एक नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ,